दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव में क्या बीजेपी की राजनीतिक जमीन सिकुड़ सकती है? इससे पहले जो उसकी अपनी राजनीतिक जमीन तमाम चुनाव में जीत के साथ बनी, क्या वाकई इस चुनाव में वह और कम हो सकती है? यह सवाल आपको चौंका सकता है। लेकिन बीजेपी के पास उसकी अपनी बिछाई चौसर पर दो ही बड़े खिलाड़ी हैं। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी का कोई भी नेता हो, वह सिर्फ एक प्यादे की तर्ज पर चलता है और जो लकीर प्रधानमंत्री मोदी या योगी आदित्यनाथ खींच देते हैं, उसी के इर्द गिर्द पूरी बीजेपी की लकीर खींची जाने लगती है। और इस चौसर को बिछाने में माहिर अमित शाह रहे हैं, जिन्होंने हर राज्य के चुनाव में इस चौसर को बिछाया है और पिछले बिहार के चुनाव में भी इसी चौसर को बिछाया था। इसीलिए आप पुराने वक्तव्यों और भाषणों को अगर याद कीजिएगा तो प्रधानमंत्री मोदी के बोले गए शब्द, उनके भाषण, उनके मुहावरे बड़े मायने रखते थे। लेकिन इस चुनाव में वो मायने नहीं रख पा रहे हैं। इस चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ भी बिहार की राजनीति में एक उबाल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उबाल पैदा हो नहीं पा रहा है। तो क्या वाकई बीजेपी के दोनों खिलाड़ी अगर इस चुनाव को प्रभावित कर पाने की स्थिति में नहीं है और बिहार का चुनाव जिस राजनीतिक गति को पकड़ चुका है, उसमें क्या वाकई लालू यादव की पुरानी फिलॉसफी भी मध्यम पड़ चुकी है? और बधाई देनी चाहिए क्या इन सब के बीच प्रशांत किशोर को, जिन्होंने 3 बरस की जिस राजनीति को साधा उसमें जाति और धर्म गायब था। और जाति और धर्म ही गायब हो जाए तो बीजेपी की राजनीति कैसे टिकेगी? यह सवाल आप यहां भी कर सकते हैं। तब तो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड या फिर जातियों के आधार पर खड़े चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो या फिर मुकेश सहनी हो, किसी की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। दरअसल ये सब छोटे खिलाड़ी हैं और इनकी महत्ता 1 सीट से लेकर 5 सीट से ज्यादा के अलावे नहीं है। इसीलिए बिहार की राजनीति का फार्मूला जब तक नीतीश कुमार, लालू यादव, बीजेपी नहीं उभारती है, तब तक बिहार की राजनीति कोई गति पकड़ नहीं पाती है। लेकिन पहली बार, जी बिल्कुल पहली बार, जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जिस तर्ज पर बिहार के चुनाव में कर रहे हैं और अब खुले तौर पर योगी आदित्यनाथ भी सामने आ चुके हैं, उसको जिस शालीनता के साथ यहां महागठबंधन तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि महागठबंधन ने अपना सब कुछ तेजस्वी यादव के कांधे पर रख दिया है। यानी तेजस्वी यादव जिस राजनीति को तय करें, उस राजनीति के आश्रय वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो बन जाएं। और जब पूरा का पूरा एनडीए अपनी पूरी राजनीतिक शैली में जंगल राज को याद कर लालू यादव की राजनीति को जगाने की कोशिश करता रहा, उन सब के बीच तेजस्वी यादव ने एक बार भी कोई ऐसा बयान दिया नहीं और कोई ऐसा जवाब दिया नहीं जिससे यह लगे कि वाकई योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के बुलडोजर का जिक्र बिहार में चलाने को लेकर कर दें या फिर कटोगे तो बटोगे का जिक्र कर दें या फिर कट्टा से लेकर कुछ भी शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी कर दें और बहुत शालीनता के साथ अगर कोई जवाब ना दे और जवाब दे तो यह कहे यह तो बिहार की जरूरत है नहीं, तो आपको एक झटके में आरजेडी नहीं प्रशांत किशोर नजर आने लगेंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, बीते 10 दिनों में जो भी राजनीतिक प्रचार बिहार के भीतर हो रहा है, उसमें सिर्फ एकमात्र तेजस्वी यादव हैं जो कि बड़े राजनीतिक दल के तौर पर, और इससे पहले वह चुनाव भी लड़ चुके हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। प्रशांत किशोर तो पहला राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके मुद्दों का असर पड़ा है। जय बिहार नारा यूं ही नहीं लग रहा है।
अपने बच्चों को लेकर चिंतित बिहार का बड़ा तबका, जिसने देखा है बिहार को मंडल कमंडल के बाद की परिस्थितियों की राजनीति में, वह समझ चुका है कि आने वाले वक्त में उस राजनीति के पीछे भागे दौड़े जहां पर जाति और धर्म का जिक्र होगा तो हथेली में कुछ नहीं आएगा। इसको बीते 10 दिनों से क्या तेजस्वी यादव ने अपनी हथेली में समेट लिया है, मुट्ठी भींच ली है। इसीलिए वो हर जगह पर आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र करते हैं, रोजगार का जिक्र करते हैं। और जब रोजगार का जिक्र होता है तो ध्यान दीजिए, वहां पर कोई जाति या धर्म विशेष नहीं है। और यहीं से यह सवाल खड़ा होता है, क्या बिहार इस बार एक ऐसे राजनीतिक प्रयोग की दिशा में बढ़ रहा है जिसने बड़े राजनीतिक दल की चुनावी मुद्दों की पृष्ठभूमि को भी बदल डाला है? और यह मुश्किल बीजेपी के सामने इसलिए है क्योंकि उनके अपने दो ही किरदार, योगी और मोदी, दोनों अगर चूक गए और उसका जवाब बिहार के वोटर ने नहीं दिया या शोर नहीं मचाया, और जब शोर नहीं मचाया और उनका शोर अपनी जरूरतों की तरफ चला गया और अपनी जरूरतों के मद्देनजर अगर वह तेजस्वी यादव की तरफ देखने लग गया तो क्या होगा? हमें लगता है एक नजारा आज इसी से शुरू करते हैं। तेजस्वी यादव कहीं भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या फिर ऊंची जातियों का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। एक समान भाव में बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी का जिस तर्ज पर जिक्र कर रहे हैं, और बिहार की जो जरूरत है, अगर कोई बड़ा राजनीतिक दल बिहार के मंडल की राजनीति से निकलकर उनकी जरूरतों के साथ खड़ा हो जाए, जो मंडल की राजनीति ने उसको सत्ता दिलाई थी, तो एक क्षण में वह बीजेपी के सामने एक राष्ट्रीय दल के तौर पर अपने आप को खड़ा तो नहीं कर लेगा। तेजस्वी यादव का यह हुनर बिहार की राजनीति में उसे कितना बड़ा कर चुका है, उसका एक नजारा पहले देख लीजिए। तब हमारी टीम ने इस पे जो काम किया और जो फैक्ट्स निकाले हैं वो चौंकाने वाले होंगे, लेकिन पहले इस तस्वीर को देखिए। जैसे हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, चुनाव के बिल्कुल ठिकाने बाद आखिरी 2 दिन बाद प्रचार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में तेजस्वी एक सरकारी नौकरी देने का नौकरी चाहिए कि ना चाहिए? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार काम करेगा। इसका अंदेशा तो किसी को नहीं रहा होगा कि जब तेजस्वी यादव भाषण देंगे तो चाहे वो लाल झंडा हो या कांग्रेस का झंडा हो, या फिर जातीय समीकरणों में जो आरजेडी या लालू यादव की राजनीति को देखने के आदी थे, वो एक झटके में बदलते हुए बिहार में अलग अलग रैलियों में दिखाई देने लगेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में भी लोग पहुंच रहे हैं। इसमें भी कोई दो मत नहीं कि वो तीखे तेवर योगी आदित्यनाथ ने बिहार की राजनीति में उबाल पैदा करने के लिए बोलने शुरू कर दिए हैं, दिखाने शुरू कर दिए हैं। और इसमें भी कोई दो मत नहीं कि खुद बिहार के भीतर बीजेपी की चौसर बिछाने वाले अमित शाह भी उन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं जिससे कोई पुरानी परिस्थितियों को मौजूदा वक्त में सामने लाकर खड़ा तो कर दे। लेकिन किसी बात का कोई जवाब अगर महागठबंधन की तरफ से नहीं आ रहा है, महागठबंधन का पूरा बोझ कांधे पर उठाए हुए तेजस्वी यादव अपने भाषणों के जरिए जब सिर्फ 3 बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिन 3 बातों में रोजगार है, बिहार के विकास का जिक्र है और बीते 20 वर्षों की वह कहानी है जो बिहार को उन्हीं परिस्थितियों में आज भी रखे हुए है जहां पर बिहार पहले खड़ा था। इसीलिए 20 वर्ष बनाम 20 महीने का जिक्र रोजगार से जुड़ चुका है। इसीलिए मंडल से निकली हुई राजनीति जातीय समीकरणों से हटकर या पिछड़ा या दलितों का जिक्र ना करते हुए या एमवाय समीकरण पर भी खामोशी बरतकर सभी को एक साथ सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अपने आप को सत्ता में लाने की गुहार जिस तरीके से लगा रही है, वो तरीका यह नहीं है
जो पहले हुआ करता था वो कैसे बदल गया, और अगर वो बदल चुका है तो हमें लगता है कि इस बीच यह समझना होगा कि बिहार में जिन 74 सीटों पर पिछली बार बीजेपी जीती थी, उसमें सिर्फ सीमांचल का इलाका ही नहीं, तिरहुत का इलाका जहां पर इस बार वोटिंग होनी है पहले फेज में, जो पूरा पटना का इलाका है जहां पर कल प्रधानमंत्री रोड शो करके निकले हैं, उन तमाम जगहों पर उनकी पुरानी छवि रेंग रही है जो खुद बीजेपी ने अपने तौर पर यह कहकर बनाई कि विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और हिंदुत्व का तमगा भगवा वस्त्र पहने हुए योगी आदित्यनाथ हैं। इन दोनों का मिश्रण एक ऐसे कॉकटेल की तर्ज पर उभरा जिसने राजनीतिक तौर पर अलग अलग राज्यों में उस राजनीति को अपने दायरे में लाकर समेट लिया, जिससे प्रभावित होकर हर कोई उसका जवाब देने लग गया। लेकिन यहां तो मामला बिल्कुल अलग है। हमें लगता है कि जिन बातों का जिक्र हो रहा है बिहार की राजनीति में, उसमें 3 किरदार को पहले समझ लीजिए। पहले किरदार हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की सफलता, पाकिस्तान का जिक्र, मुस्लिमों का जिक्र, घुसपैठ का जिक्र, और इसके जरिए एक सांप्रदायिक लकीर किसी तरीके से खिंच जाए और उस खींची हुई लकीर पर वोट जातीय समीकरण से ऊपर उठ जाए, यह भी उस चुनाव प्रचार का हिस्सा है जो बीजेपी की राजनीतिक जमीन को चौड़ा करती है। दूसरी परिस्थिति जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथ खुद को पिछड़ा कहकर जोड़ी, उसमें वह उस भाषा पे उतर ही आए जिस भाषा को लेकर बिहार के भीतर तमाम राजनीतिक ककहरा करने वाले बच्चे शुरू से कहते हैं। लेकिन पहली बार फिर हम कह रहे हैं बधाई प्रशांत किशोर को दीजिए, जिन्होंने 3 साल की मशक्कत के बाद उस नई राजनीति को जन्म दे दिया और उस नई राजनीति के असर को तेजस्वी यादव ने किसी खुशबू की तर्ज पर ना सिर्फ महसूस किया बल्कि उन मुद्दों को आत्मसात कर लिया। लेकिन उस सिरे को बीजेपी पकड़ नहीं पाई, इसलिए 3 किरदार प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह, तीनों के वक्तव्य को एक साथ मिलाइए और एक क्षण के लिए सोचिए, क्या इस पर किसी को रिएक्ट होना चाहिए था, प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी? और अगर नहीं दी गई है तो इसका मतलब है यह पूरी चौसर बिहार के चुनाव में हवा हवाई तो नहीं हो गई। सुनिए पहले इनकी बात। आए दिन ये पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में पहले घुस जाते थे। मुझे बताओ बेलसन वालों, कभी उनको जवाब देते थे कांग्रेस लालू? अरे जोर से बोलो, देते थे क्या जवाब? पटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। इन तीनों की राजनीति, इन तीनों की सियासत, इन तीनों के चुनाव प्रचार के तौर तरीके को बीते 11 वर्षों से इस देश ने अलग अलग राज्यों में भी देखा है और 2015 और 2020 के विधानसभा जो बिहार के हुए उस वक्त भी देखा था। तो क्या वाकई एक पारंपरिक लीक पर बीजेपी चल रही है जिसके पास चेहरे वही हैं, शब्द वही हैं, राज्य बदल जाते हैं, लेकिन उसके आश्रय इस देश के वोटरों को जाति के आधार पर या राजनीतिक मुद्दों के आश्रय बरगलाने की सोच या फिर एक सांप्रदायिकता की लकीर इस देश में अगर कोई ना खींचे या इसका जिक्र ही ना करे, तो फिर यह चौसर पर वजीर कहलाएं या प्यादे कहलाएं, इनका तो कोई मतलब बचेगा नहीं। और अगर मतलब बिहार की राजनीति में ऐसे वक्तव्यों का बच नहीं पा रहा है और कोई जवाब दे नहीं पा रहा है, तो उस राजनीति की नब्ज को जरा पकड़िए। और राजनीति की यह नब्ज बहुत साफ तौर पर 2 धाराओं में इस वक्त
बिहार में चल निकली है। एक तरफ चूंकि सभी के निशाने पर यानी बीजेपी के निशाने पर आरजेडी ही होगी, और आरजेडी इसलिए भी होगी क्योंकि उसने सत्ता देखी है, भोगी है, और इसलिए भी होगी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए पुराने दौर की राजनीतिक सत्ता के दौर को उभार कर एंटी इनकम्बेंसी को शांत भी किया जा सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव अगर इन बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं और बिहार की जनता के भीतर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का जिक्र बीजेपी नहीं कर रही है तो क्या होगा? इसमें भी दो धाराएं हैं। एक धारा प्रशांत किशोर की है, जो जय बिहार के नारे के साथ यहां तक पहुंच गए कि हम हारे या जीते, बिहार इस बार नहीं हारना चाहिए। और दूसरी धारा तेजस्वी यादव की है, जो कह रहे हैं बिहार की जरूरत है क्या, उसके लिए कोई विजन तो होना चाहिए, कोई चेहरा तो होना चाहिए, या सब कुछ इससे पहले जो होता रहा है उसी तर्ज पर एनडीए ये खेल करेगा और उसकी कमान जो है मोदी शाह के हाथों में होगी, जो महाराष्ट्र में प्रयोग कर लिया गया, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया गया और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्यों अपनी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर भी वसुंधरा दरकिनार हुई, शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, यह छत्तीसगढ़ के भीतर भी हुआ। यह परिस्थिति बिहार के उस राजनीतिक परिवर्तन या राजनीतिक हवा को कितना बदल सकती है अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी जिस राजनीतिक गहरे को पकड़कर अभी तक जीत हासिल करती रही, उसका पहला खतरा अब बिहार में उसकी अपनी राजनीतिक जमीन कहीं सिमटने का तो नहीं होगा। क्योंकि अगर 74 से एक भी कम सीट बीजेपी ले जाती है, जो इस बार सीटों के साथ जनता दल यूनाइटेड के बराबर लड़ रही है, तो फिर यहां से एक ऐसा भूकंप शुरू होगा जो बिहार की पूरी राजनीति के आश्रय इस देश के भीतर बीजेपी की राजनीतिक जमीन को हिलाने लगेगा। यह एहसास बिहार ही पैदा कर सकता है। इस बात का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की बात को सुन रहे थे, तो इसके ठीक उलट एक क्षण के लिए देखिए इस पर कैसी प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की होती है और कैसी प्रतिक्रिया बिहार के भीतर चुनावी प्रक्रिया को लेकर प्रशांत किशोर की होती है। दोनों को आप एक साथ सुनिए, तब एक आप वैकल्पिक मुद्दों की राजनीति बिहार को कैसे अंदर से हिला रही है, वो आपके सामने तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। इसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। राहुल हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। खैर, हमको इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना, कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? जन स्वराज जीते या ना जीते, बिहार जीतना चाहिए, आपके बच्चों का भविष्य जीतना चाहिए। और तब होगा जब आप अच्छे आदमी को चुनकर भेजिएगा। बालू माफिया, शराब माफिया को जिता के मुर्गा भात खा के 500 रुपया लेकर वोट दोगे और सोचोगे कि नेता ईमानदार हो जाएगा, तो होने वाला नहीं है। अब सवाल यह तो जरूर है कि अमित शाह की चौसर पर प्रधानमंत्री मोदी या योगी आदित्यनाथ जय बिहार का नारा कैसे लगा सकते हैं? सत्ता के साथ खड़े हैं, परिस्थितियां बिहार की प्रतिकूल सी है, और स्थिति कितनी नाजुक हो चली है। 6 तारीख को जहां पर वोटिंग होनी है, उस पटना से सटा हुआ दानापुर का इलाका भी है। अब आप एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि पिछले 24 घंटों में जो ओले, बरसात, तूफान आया, उससे खड़ी फसल बर्बाद हो गई। किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री मोदी हो, बीजेपी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, अपने तौर पर डबल इंजन का जिक्र करते हुए कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव के बीच में किसानों की जो हालत है वह भी पटना से सटे हुए दानापुर के इलाके में, अगर हम आपको उनकी बात सुनाएं तो वो बहुत खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि बताइए कोई देखने वाला ही नहीं है,
पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस, पूरा महकमा, पूरी सरकार उसी में खोई हुई है कि चुनाव हो, उनके दर्द को कोई नहीं जानेगा। तो उनका दर्द जानना किसको चाहिए? मौजूदा वक्त में नीतीश की सरकार है, साथ में बीजेपी है। जब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, उसके बाद महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचते हैं, तो भी अगर इलेक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होता है और उसको साफगोई के साथ चुनाव आयोग ये कहता है कि देखिए कितना पारदर्शी चुनाव है, तो फिर किसानों के जो दर्द है तत्काल में, जो बीमा भी मिलना चाहिए वह भी अप्लाई कर पाने की स्थिति में नहीं है। एक क्षण के लिए किसानों की बात तो सुन लीजिए, उनका दर्द इस चुनाव के बीच में क्या है, और अगर यह दर्द होगा तो इसके बाद वो जब वोट डालने जाएगा तो किस बात पे डालेगा? करिश्मा है, सारा भगवान धान डुबा उबा दिए, सारा खर्च उर्च बेकार गया। धान की फसल थी, पूरा बर्बाद हो गया है। सारे लोग पदाधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं, कोई किसान को देखने वाला नहीं है। किसान की स्थिति दयनीय है। आगे आने वाला फसल भी पता नहीं कब समय पर बुआएगा कि नहीं बुआएगा, किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। कि किसानों का जो हालात है, सब्जी से लेकर धान जो अभी फिलहाल दिख रहा है, इस तरह का हालात पूरे बिहार में है और प्रशासन का कहीं भी अता पता नहीं है। वोट किस बात पर या किसे डालेगा? जाहिर है मौजूदा वक्त में जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में भी शामिल हैं और जनता दल यूनाइटेड इस वक्त उस कश्मकश में फंसी हुई है कि चुनाव के बाद के परिणाम होंगे क्या, और जो होंगे उसमें क्या वाकई नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे या वो खिसक जाएंगे। और अगर समीकरण उनके अनुकूल होंगे तो वो खिसकना ही महसूस करेंगे, वही सही है। लेकिन जो लोग बीजेपी से प्रभावित है या मोदी कैबिनेट की हिस्सेदारी है, वह तो उस राजनीति को ही बिहार में परोसेंगे जिससे बीजेपी को लाभ हो। मसलन बाहुबली अनंत सिंह का नाम ले लीजिए, मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं मोकामा में, और वो इस वक्त जेल में चले गए, बेउर जेल में गिरफ्तारी हो गई उनकी। अब वहां के पूरे कामकाज की जिम्मेदारी ललन सिंह ने ले ली, जो कि इस वक्त सबसे मुखर हैं। प्रधानमंत्री जब रोड शो कर रहे थे तो उनके बगल में जनता दल यूनाइटेड या नीतीश के प्रतिनिधि के तौर पर ललन सिंह की ही मौजूदगी थी। सेंटर में मिनिस्टर भी हैं, स्टेट में जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता के तौर पर है, और अब मोकामा का जिम्मा उन्होंने ले लिया और कहा देखिए अब वो जेल चले गए, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, मैं अब उनके साथ जाऊंगा। और आज वो हेलीकॉप्टर से सम्राट चौधरी को लेकर साथ चले गए। सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम, जो बीजेपी के चेहरे बने हुए हैं इस दौर में। यानी राजनीतिक तौर की परिस्थितियों के अब असल छोर को आप पकड़िए। बिहार के भीतर लोगों में जो मुश्किल हालात और जिन मुद्दों की तलाश समाधान के तौर पर है, उसका जिक्र बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी जिन बातों का जिक्र कर रही है उसका जवाब तेजस्वी नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं उस मुद्दों के सामने कोई विजन जनता दल यूनाइटेड नहीं रख पा रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का रास्ता जब अनंत सिंह की दिशा में जाता और बीजेपी साथ खड़ी है तो एक झटके में लोगों को लगता है अच्छा, जंगल राज की परिभाषा क्या होनी चाहिए। जंगल राज की परिभाषा तो कई तरीके से रची जा सकती है। कल हम जिक्र आपसे कर रहे थे कि इस देश के भीतर में कॉरपोरेट के साथ साझेदारी जो दिल्ली सत्ता ने की है, वह भी तो कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करके एक नए तरीके का जंगल राज तो नहीं बना दिया गया है। इस देश के भीतर चीफ जस्टिस पर जूता उछाल दिया गया, क्या वो जंगल राज की परिस्थितियों को घोषित तौर पर ऐलान नहीं करता है? इस देश के भीतर में तमाम सरकारी संस्थानों को कैसे बेचा गया, डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए नहीं बल्कि प्राइवेटाइज किया गया और उसके जरिए जनता पर जो बोझ पड़ा, क्या वो जंगल राज नहीं है? क्या इस दौर में जो ईडी की भूमिका, सीबीआई की भूमिका जिस तर्ज पर उभरी और कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या वो जंगल राज की परिभाषा नहीं है? तो ये सारी परिस्थितियां जब एक साथ निकल कर आती है और किसानों का रुदन जब आपको सुनाई देता है, तो यह रुदन कैमरा उन तक पहुंच गया तो उन्होंने कह दिया यह रुदन बिहार के युवाओं का भी है। यह रुदन बिहार के भीतर हर उस घर का है जो जानता है कि वो गरीबी की रेखा से नीचे खड़ा है। मनरेगा में काम करने वाला मजदूर हो या प्रवासी मजदूर हो, उनका भी ऐसा ही रुदन है। तो 20 बरस की पूरी यात्रा को सामना करते हुए वो जहां पर खड़ा होगा, अब वो किस बिहार को देखे?
जिस बिहार के हाथ में कमान है उसमें एक चेहरा ललन सिंह तो होंगे ही, तो उन्हीं की बात सुनिए। वो पहुंचे मोकामा और क्या कह रहे हैं यह भी सुन लीजिए। सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। एक बात तो है कि बिहार के भीतर किसी नेता की साख बची नहीं है। ललन सिंह की साख भी एक वक्त तो ऐसी रही जब पार्टी से उन्हें बाहर भी कर दिया गया। एक वक्त साख ऐसी भी रही जहां सबसे दबंग नेता के तौर पर वो पार्लियामेंट के भीतर भी भाषण देते हुए और प्रधानमंत्री मोदी के कसीदे गढ़ते हुए दिखाई दिए। एक वक्त जब पलट गए थे नीतीश कुमार तो उस वक्त भी उनकी दबंगई देखी गई जब उनके निशाने पर बीजेपी थी। तो यह एक चेहरा है। उस चेहरे के आसरे बिहार की राजनीति, वह नीतीश कुमार का पलटू राम कहना हो या फिर लालू यादव का जंगल राज कहना हो या उस परिस्थिति में कांग्रेस का बिना ऑर्गेनाइजेशन मूव करना और इस विरासत को लेकर तेजस्वी यादव का मौजूदा वक्त में खड़े होना हो, बिहार की इस राजनीतिक चौसर के सबसे बड़े जो 3 सवाल हैं, उन 3 सवालों के जरिए सिर्फ बिहार की राजनीति और चुनावी जनादेश सिर्फ बिहार को प्रभावित करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार में अगर महागठबंधन या तेजस्वी यादव के अनुकूल परिस्थितियां बन रही है तो मानकर चलिए कि उनका राजनीतिक कद जो है वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। और जब वो बिहार तक सीमित नहीं रहेगा तो इसके दूसरे अर्थ उस मंडल की राजनीति जो 1989 यानी 90 से मान लीजिए पिछले 35 वर्षों से चली आ रही थी, वह कहीं अब पलटेगी। और पलटने का मतलब है कि अगला राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगी और वहां पर अखिलेश यादव जिस पीडीए के आश्रय राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और अखिलेश यादव को भी पीडीए से हटकर अपने राजनीतिक विस्तार को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मुद्दों के आश्रय सोचना होगा। बिहार से तो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में वोटर हैं, हर तबका बड़ा है, लोकसभा की सीट भी ज्यादा है, सत्ता का रास्ता यूपी से ही निकलता है। यानी तेजस्वी यादव की मौजूदा राजनीति बहुत चीजों को प्रभावित करने वाली है। यह पहला इशू है। दूसरा बड़ा इशू है क्या वाकई बिहार में अगर जनादेश तेजस्वी के अनुकूल होगा और तेजस्वी जिस तर्ज पर जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर बीजेपी के पास बचेगा कौन? अगर योगी और मोदी दोनों की राजनीति मात खा जाए तो फिर अमित शाह के चौसर का क्या होगा? और अगर उस चौसर को मात मिल रही है तो फिर बीजेपी और संघ परिवार के भीतर की जो कशमकश है उसका उभार किस तेजी से होगा बिहार के जनादेश के बाद सिर्फ आप ये सोच सकते हैं। और तीसरा पार्ट शायद उस विपक्ष के लिए है जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके सामने यह संकट उसके बाद जरूर आएगा। वह जिस राजनीतिक धारा को पकड़ना चाहते हैं, वो चाहे सिर्फ पिछड़ा के आश्रय हो, दलित के आश्रय हो, आदिवासी के आश्रय हो, मुस्लिमों के आश्रय हो, 90% का सवाल हो, उनको मुख्य धारा में लाने का जिक्र हो, चाहे वह सहनी के साथ हो और छोटे छोटे पॉकेट्स में नजर आकर वो कह रहे हो मैं हर किसी के साथ खड़ा होना चाहता हूं, तो वो कोई छत्रप नहीं है। कांग्रेस कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, वो राष्ट्रीय पार्टी है। इसलिए छोटे छोटे पॉकेट्स के जरिए अपनी राजनीतिक पहचान के बदले अगर राष्ट्रीय तौर पर इस देश को कौन सा विजन दिया जा सकता है, कोई नेता ऐसा विपक्ष से उभरे तो सही। और शायद यह तीसरी परिस्थिति है जो भारत के भीतर, कोई जरूरी नहीं है कि मौजूदा वक्त में जो नेता आपको नजर आ रहे हैं वही नेता बिहार के जनादेश के बाद बच भी जाए या उनमें से कोई उभर भी जाए। उससे हटकर भी बिहार के जनादेश की राजनीतिक मिजाज जो है इस देश के भीतर एक नए करंट को पैदा भी करेगी, यह भी मानकर चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।